बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 3.1 के 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड 4 नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शनल सच दैट देयर सम इज़ 40। कहते हैं कि 4 नंबर हैं जो हमने मालूम करने हैं और वो चारों नंबर किस में है, प्रोपोर्शनल के अंदर है। ठीक है, सच दैट जैसा कि देयर सम इज़ 40, उन चारों को अगर हम जमा करते हैं, सम करते हैं उनका, तो जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, द रेशो ऑफ थर्ड टू द फोर्थ, जो नंबर है थर्ड टू द फोर्थ उनका रेशो होगा 3:5। एंड द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ, जो डिफरेंस से फर्क है सेकंड और फोर्थ नंबर का, वो होगा 5। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि हम जैसे सपोज कर रहे थे हर क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हमने सपोज किया, लेट किया द 4 नंबर्स, जो 4 नंबर है आर ए बी सी डी, हमने उन्हें क्या लिया, ए बी सी डी। ठीक है, विच आर प्रोपोर्शनल, जो कि किस में है, प्रोपोर्शनल के अंदर है। देन तो वो क्या होंगे, तो देखिए प्रोपोर्शनल हम किस तरीके से लिखते हैं, ए रेशो बी, और ये प्रोपोर्शनल का डबल रेशो लगा दें या इक्वल लगा दें, एक ही बात है, ए बी सी और डी। ठीक है, वो 4 नंबर जो हमने सोचे थे ए बी सी डी, जो कि हमने मालूम करने हैं, वो सारी किस में है, प्रोपोर्शनल के अंदर है। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनल को हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएंगी और ये हमारी मीन्स वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डी के साथ, और बी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है कि हम कहेंगे कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमें सवाल में बताया गया था कि 4 नंबर मालूम करो और वो 4 नंबर प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। हमने 4 को प्रोपोर्शनल में लिखा और अब हमने एक्सट्रीम और मीन्स वैल्यूज अलग अलग कर दी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए डी और ये हमारे पास हो जाएगा बी सी। हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई है। अब सवाल में आगे क्या कहता है कि सच दैट दियर सम इज 40, अगर आप उनको जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास क्या आता है, 40 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वो जो 4 नंबर थे, अगर हम उन सबको जमा करें, जैसे कि ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर हम उन 4 नंबर्स को जमा करें तो जवाब हमारे पास आएगा 40। देखिए अभी तक हमें नंबर्स को नहीं पता, जस्ट हम सपोज करके उन नंबर्स को लिख रहे हैं, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, चारों को जमा करने से 40 आएगा। दूसरी कंडीशन ये है सवाल में। और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ थर्ड टू द फोर्थ, जो रेशो है तीसरे और चौथे नंबर का, वो 3:5 है। कि आपका जो थर्ड टू फोर्थ नंबर है, मतलब तीसरा और जो चौथा नंबर है, उनका रेशो है 3:5। तो अब हम इस कंडीशन को लिखते हैं, किस तरह लिखेंगे कि हमारा तीसरा और जो चौथा नंबर है वो कौन कौन सा था, ये तीसरा है और ये चौथा है, मतलब C/D जो हमारे पास होगा वो होगा 3:5। अगर हम इसे इस तरीके से लिखना चाहें कि रेशियो को आपको पता है कि हम अपॉन में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा C/D इक्वल, और ये हो जाएगा 3/5। अगर हम यहाँ से C को भी आइसोलेट कर दें तो क्या होगा हमारे पास, C इक्वल 3D/5। ठीक है, अब तो आपको इतनी मैथ आ गई होगी कि D डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन नंबर कहलाएगी 3। ठीक है, 3 हमने इक्वेशंस निकालनी है। तो लास्ट कंडीशन हमारे पास है, द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इज 5, जो आपके पास डिफरेंस से फर्क है दूसरे और चौथे नंबर का, वो कितना है, 5 है। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेकंड हमारे पास क्या है, बी, और फोर्थ हमारे पास है डी, यानी बी माइनस डी। फर्क की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, वो कितना है, 5 है। ठीक है, बी माइनस डी कितना है, 5 है। हम यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, किसको आइसोलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से बी को आइसोलेट कर देते हैं। तो देखें बी इक्वल 5, डी माइनस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे पास 4 नंबर प्रोपोर्शनल में थे वो हमने लिखे, एक्सट्रीम और मीन्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। सवाल में कहा था कि चारों नंबर्स को जमा करने से जवाब 40 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दी। सवाल में कहा गया था कि आपका थर्ड और फोर्थ जो नंबर है वो उनका रेशो 3:5 है, हमने वो लिखा, इनको हमने चेंज किया अपॉन में, डी को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेकर आ गए, इक्वेशन नंबर 3 बना दी। फिर हमसे कहा गया कि आपके पास जो वो 4 नंबर है उनमें से दूसरा और जो चौथा, यानी दूसरा और चौथा, बी और डी का जो डिफरेंस है वो 5 है, हमने लिखा। यहाँ से हमने बी को आइसोलेट किया तो माइनस का डी इधर आके प्लस का डी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इस तरीके से करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, किससे लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को लेने से हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से ए को भी आइसोलेट करते हैं ताकि हम अपनी कंडीशन बना लें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में से हमारे पास क्या है, ए डी इक्वल बी सी। ठीक है ना, यही है ना क्वेश्चन नंबर 1, ए डी इक्वल बी सी, वो हमने यहाँ लिखी। यहाँ पर अगर हम ए को आइसोलेट करना चाहें तो ए को आइसोलेट किस तरीके से करेंगे, ए हमारे पास आ जाएगा यहीं पर, बी सी इधर ही रहेगा, अपॉन में ये डी मल्टीप्लाई में है, डी हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बन गई है। देखिए हमने सारी क्वेश्चंस बना ली हैं। अब हम इन्हें पुट करेंगे किसी ऐसी क्वेश्चन के अंदर जहाँ से हमें कुछ यानी इग्नोर हो जाए हमारा और कोई एक ही वेरिएबल बचे, क्योंकि हमने 4 नंबर मालूम करने हैं, तो एक नंबर तो कम से कम हमें सबसे पहले मालूम हो जाना चाहिए। जब एक नंबर मालूम हो जाएगा फिर हमारे लिए सारा का सारा आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 को और 5 को
इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं ना, तो यहाँ लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखे। तो देखिए हम क्या लिखते हैं अब, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इन, मतलब किस में, इन इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो अपने पास हम इक्वेशन नंबर 2 उतारेंगे, जो कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 40। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मेरे पास जो 3, 4, 5 क्वेश्चन है मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि आपको मजीद और दिखाई दे। तो देखें इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, नहीं पहले हमारे पास क्या है, ए है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कौन सी क्वेश्चन में है, 5 क्वेश्चन में है। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन डी। तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी अपॉन डी, ठीक है। फिर ये प्लस है, फिर ये बी है, तो बी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 4 में से मिलेगी। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस डी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस डी, ठीक है। फिर प्लस सी है तो प्लस लगा देंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है 3d अपॉन 5। सी की वैल्यू क्या है, 3d अपॉन 5। तो सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 3d अपॉन 5, ठीक है। ए की वैल्यू भी लिखी, बी की भी लिख दी, सी की भी लिख दी, प्लस ये डी है तो डी का डी लिखते हैं, इक्वल में आ गया 40। देखें अब मेरे पास ये था ए बी सी डी, बट यहाँ पर अब मेरे पास सारा क्या हो गया है, डी डी डी। लेकिन ये जो बी सी अपॉन डी है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देंगे, पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इन्हें सॉल्व किस तरीके से करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन मज़ा आ रहा है इसको सॉल्व करने में कि हमने 4 नंबर किस तरीके से मालूम करने हैं। तो आप भी इसको तवज्जो से सुने, देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए बी सी अपॉन डी, अब यहाँ हमारे पास क्या है, डी एक ये भी है 1 डी ये रहा, और एक 1 डी ये रहा। डी और डी कितने हो जाएंगे, 2d हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर प्लस 3d अपॉन 5 एज इट इज उतार देंगे, इक्वल में है 40। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 5 को क्यों नहीं लिखा, तो ये प्लस का 5 है, इसको इक्वल को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो बी सी अपॉन डी को हम एज इट इज यहीं पर रहने देते हैं, इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर 2d के अपॉन में क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 5 है। 1 का और 5 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारे पास, 5 ही आएगा। तो 1 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 5 आ जाए, 1 5 द 5, हमने 5 टाइम्स पढ़ा, तो उस 5 टाइम्स को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो कि न्यूमरेटर 2d है। तो 5 को 2d से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 टू द 10d, ठीक है, प्लस का प्लस। तो 5 1 द 5 1 टाइम पढ़ा, 1 को 3d से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3d, ठीक। इक्वल के बाद हमारे पास क्या आ गया, 40 में से 5 गए, ये हो जाएंगे 35। अब हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन डी प्लस 10d और 3d कितने हो जाएंगे, 13d, और अपॉन में क्या है 5, इक्वल में आ जाएगा 35। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखिए ये है बी सी अपॉन डी, अगर मैं 1 अपॉन डी को साइड में कर दूं इस तरीके से, देखिए ये है 1 अपॉन डी और मल्टीप्लाई में लिख दूं बी सी, ठीक है, और प्लस 13d अपॉन में आ गया 5, इक्वल में आ गया 35। देखें यहाँ पर थोड़ी तवज्जो दें, ये हमारे पास था बी सी अपॉन डी, तो अब मैंने क्या किया कि 1 अपॉन डी को मैंने साइड में कर दिया, मल्टीप्लाई में बी सी लिख दिया, क्योंकि मुझे अब बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। देखें अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करवा दूँ, बी सी बनता बी सी अपॉन डी, वापस हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। मैथ में अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मेथड है, जब आप उस वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसे चेंज किया इस तरीके से, अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूँ तो मेरा वापस वही बैक स्टेप आना चाहिए जो कि मैं जिसको मैंने चेंज किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन डी का 1 अपॉन डी लिखते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन डी और एक मल्टीप्लाई है, तो ये बी सी है, तो बी सी की वैल्यू हम कहाँ से देखकर लिखेंगे, जो हमें वैल्यू में दी गई थी। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखना भूल गया, तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन अबव, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब हम बी और सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। यहाँ लिख दूँ छोटा छोटा, नाउ पुट बी एंड सी इन अबव, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा जुमला, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ इस जगह ये आप सेंटेंस लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन अबव, मतलब ऊपर वाली वैल्यू के अंदर हम बी और सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 अपॉन डी लिखा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ये देखें आपको दिखाई दे रही होगी, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास बी की वैल्यू थी 5 प्लस डी। तो मैं बी की जगह क्या लिखूंगा, 5 प्लस डी। तो ये देखें हमारे पास बी की जगह मैंने लिखना है 5 प्लस डी, ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि बी सी आपस में मल्टीप्लाई में है, और अब मैंने सी की वैल्यू लिखनी है, और सी की वैल्यू मैं कहाँ से देखकर लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में से। तो इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास सी की वैल्यू कितनी थी, 3d अपॉन 5 की, तो सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3d अपॉन 5। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर सी की जगह 3d अपॉन 5, तो ये सी था, सी की वैल्यू लिखेंगे 3d अपॉन 5, ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, ये प्लस है, ये वाला प्लस लिखा, 13d का 13d लिखा, अपॉन में 5 लिख दिया, इक्वल में आ गया 35, ठीक है स्टूडेंट। 1 अपॉन डी का 1 अपॉन डी, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये 3d अपॉन 5 प्लस का 13d अपॉन 5 इक्वल में 35। मैंने पूरी वैल्यू को चेंज कर दिया डी के अंदर, ए भी खत्म कर दिया, बी भी खत्म कर दिया, सी भी खत्म कर दिया, ताकि मुझे कोई एक नंबर मिल जाए।
तो देखें ये कट हो सकता है डी वन द डी एंड डी वन द डी। इस डी के साथ मैंने ये वाला डी कट कर दिया, जो कि दोनों डिवाइड में थे, तो ये आपस में कट हो गए। एक नीचे है और एक ऊपर है, तो हमने वन वन टाइम इसको पढ़कर काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह जाएगा कि 5 प्लस डी वन द 5 प्लस डी हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, और अपन में क्या है वन वन द 1 है। और देखें ये मल्टीप्लाई में है 3/5, डी से डी कैंसिल हो गया था। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर 3/5 है, उसको लिखेंगे, फिर आ जाएगा प्लस का 13d/5 इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 35। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 प्लस डी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर प्लस डी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3d/5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 13d/5 का 30d/5 लिखेंगे, इक्वल में हमारे पास है 35। ठीक, अब हमें क्या करना है 5 और 5 इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। तो 5 वन द 5 कितनी दफा पढ़ा गया 1 टाइम। 1 को जब हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 3d प्लस का प्लस 5 वन द 5, फिर हमने 1 टाइम पढ़ा, तो 1 को 13d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13d वन द 13d ही आएगा, इक्वल में आ गया हमारे पास 35। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये 15 है, 15 का 15 लिख देते हैं, प्लस 3d और 13d कितने हो जाएंगे 16d हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 35। अब ये है 15 प्लस 16d इक्वल 5 5 द 25, 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 3 द 15, फिर 16 और कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 15 को उस साइड लेकर जाएंगे, तो ये है 16d इक्वल 175 प्लस का 15 है, इस साइड आकर किसका हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो 16d का 16d इक्वल 175 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 160। तो यहाँ से d की वैल्यू देखिए अब हमें मिल रही है 160/16 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो 16 वन द 16 और 16 वन द 16 और 0 का 0, मतलब 16 को 10 टाइम बढ़ा तो 160 आ गया। तो डी हमारे पास बेटा क्या आ गया है 10। देखिए 4 नंबर हमने मालूम करने थे, तो उसमें से हमें एक नंबर मिल गया जो कि डी है और वो 10 है। अब मैं इसे पुट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी, जो डी की वैल्यू है अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 4 हम उतारते हैं b इक्वल 5 प्लस डी। ठीक है, तो b का b आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, प्लस का प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो इस 10 को हम कहाँ लिखेंगे इस d की जगह पर 10। तो b इक्वल कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 15। तो हमें 2 नंबर मिल गए, एक b भी मिल गया और एक d भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम तीसरा नंबर मालूम करते हैं, तो अब लिखते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सी, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सी इक्वल 3d/5। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सी इक्वल 3d/5। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 उतारी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, चलिए यहीं पर थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं कि सी का सी इक्वल 3 का 3 आ गया, और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है डी की वैल्यू, तो यहाँ पर हम आगे मल्टीप्लाई में लिखते हैं 10 और अपॉन में क्या जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 वन द 5 और 5 टू द 10, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल 3 टू द 6। तो सी हमारे पास आ गया है 6 के। अब देखें ए भी बी भी पता चल गया, सी भी और डी भी। अब क्या रहेगा हमारे पास मालूम करने के लिए, ए रह चुका है। ठीक है, तो ए को मालूम करते हैं, ए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में से हमें मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी सी एंड डी। ठीक है ना, बी की सी की और डी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या बनाई थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 40। जो हमें सवाल में कंडीशन दी गई थी कि चारों नंबर को जमा करें तो जवाब हमारा 40 आना चाहिए, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाई थी। तो देखिए ए का ए आ जाएगा, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो हम बी की जगह क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे, और सी हमारे पास 6 है तो सी की जगह हम 6 लिखेंगे, डी हमारे पास 10 है तो डी की जगह हम 10 लिखेंगे, इक्वल में आ जाएगा 40। तो यहाँ पर ए का ए, ठीक है, तो देखिए 15 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15 और 6 हो जाएंगे 21। तो 21 में 10 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 31, और इक्वल में क्या हमारे पास 40। ठीक है, मजीद सॉल्व करते हैं, ए इक्वल 40 माइनस का 31 हो जाएगा उस साइड जाने के बाद, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी और डी भी। ठीक है ना, ए 9 है, बी हमारे पास 15 है, सी 6 है और डी हमारे पास 10 है। तो हम प्रूव करके दिखाते हैं कि जो हमें कहा गया था कि चारों नंबर्स को जमा करने से जवाब आपका 40 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर इन चारों को जमा करते हैं। ठीक है, जवाब क्या आना चाहिए 40, ये आपके सामने, चले ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो 2 हमारे पास थी। ठीक है, अब जमा करें, ए की वैल्यू कितनी है 9 है,
बी की वैल्यू कितनी है 15 है, सी की वैल्यू कितनी है 6 है, डी की वैल्यू 10 है। इन सबको जमा करने से जवाब हमारा 40 आना चाहिए। तो चेक करते हैं 15 और 9 कितने होते हैं 24। 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो ये हमने प्रूव भी करके दिखा दिया कि 4 नंबर को जमा करने से जवाब हमारा 40 आएगा। इसके अलावा 2 कंडीशन और थी, वो भी अगर आप चेक करेंगे वो भी आपका बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 बनाई थी और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने बनाई थी, अगर आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल। उसी तरीके से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि 4 नंबर मालूम करने हैं और वो प्रोपोर्शन में है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 200। जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम्स वैल्यूज का वो कितना है 200 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द सेकंड टू फर्स्ट, जो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का रेशियो है वो कितना है 2:1 है। एंड द सेकंड टू द फोर्थ, और जो दूसरे और चौथे नंबर का रेशियो है वो है 1:4। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमें जो 4 नंबर कहे गए थे, हमने कहा सपोज दैट द 4 नंबर्स आर ए बी सी एंड डी विच आर प्रोपोर्शनल, जो कि प्रोपोर्शनल में है। हमने लिखा ये एक्सट्रीम वैल्यू होती है, ये मीन्स होती है, आपको पता है। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अपॉन में, और हम ए को डी से मल्टीप्लाई करवा के ऐसे लिखते हैं और मीन्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के इस तरह लिखते हैं। इन्हें हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए पिछले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो आप थोड़ा सा तवज्जो से सुनना, मैं इसको थोड़ा फास्ट लेकर चलूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारी। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली कंडीशन लिखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज 200। तो एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म, ठीक है। तो एक्सट्रीम हमारे पास क्या है एडी है, एक्सट्रीम क्या है हमारे पास एडी, प्रोडक्ट कहा गया ना, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या होता है, ए को डी से मल्टीप्लाई किया, एडी कितना है ये 200 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। और इसके बाद हमें क्या क्या कहा गया है कि हमारे पास इसके बाद क्या है कि सेकंड और फर्स्ट का जो रेशियो है वो 2:1 है, सेकंड नंबर का और फर्स्ट नंबर का। तो सेकंड नंबर क्या है हमारे पास बी है, हम लिखेंगे बी रेशियो, और इसके बाद फर्स्ट नंबर कहा गया तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है ए है। इन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना है 2:1, तो यहाँ लिखेंगे 2:1। अगर इसे हम लिखना चाहें अपॉन में तो लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल 2/1। तो इसे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी को आइसोलेट करते हैं, तो बी बंदा बी आ गया और ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले हमने क्वेश्चंस बनानी होती है, सारी क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है, तो हम फिर अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है कि आपका जो रेशियो है सेकंड और फोर्थ नंबर का वो इतना है। तो सेकंड और फोर्थ कौन कौन से हैं, सेकंड ये रहा, फोर्थ ये रहा, मतलब बी का और डी का जो रेशियो है वो है 1:4। इसको भी चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा बी अपॉन डी और ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम किसे आइसोलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम करते हैं इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो हाँ ठीक है। तो डी आइसोलेट हो जाएगा हमारे पास, डी बंदा डी और बी को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4b। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हमने सारी क्वेश्चंस को जो कंडीशन हमें सवाल में दी गई थी वो हमने यहाँ तक मालूम कर ली। तो अब हम यहाँ से कोई इक्वेशन यूज़ करके देखते हैं। तो देखेंगे मुझे कोई कंडीशन बनानी होगी, हमने खुद सोचना है कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करें। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ करूँ जो ए डी इक्वल 200 है, तो यहाँ से मैं ए को अगर आइसोलेट करूँ तो देखें क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है ए डी इक्वल कितना है 200 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 यही थी, ए डी इक्वल 200 वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ए को यहाँ से हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ए हमारा यहीं पर रहेगा, इक्वल में आ गया 200 अपॉन में क्या है डी आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो ये अपॉन में आके डी हो गया, ए हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। इक्वेशंस को नाम देते रहेंगे ताकि हमें फिर यूज़ करने में आसानी रहे। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं किसी भी 2 इक्वेशंस को आपस में यूज़ करता हूँ, तो देखें किस किस को मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक तो 5 है और ये 200 अपॉन डी आ रहा है, और इसके साथ और डी किस में आ रहा है ए के साथ, ए इसमें नहीं कर सकता। तो देखें इक्वेशन में 5 को और 3 को अगर मैं यूज़ करूँ आपस में, तो देखें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं ज़रा ऊपर लेकर जाऊँ ताकि आपको दिखाई दे, चलें भाई ऊपर आ जाएँ। तो देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 भी आपको दिख रही है और आपका इक्वेशन नंबर 5 भी दिख रही है। तो हम इन दोनों को आपस में यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 5 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। देखें 3 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 क्वेश्चन हमारे पास है b इक्वल 2a, वो हमने यहाँ लिखी, b का b आ गया इक्वल 2 का 2। अब a की वैल्यू कहाँ है, 5 इक्वेशन के अंदर है a की वैल्यू, ठीक है। देखिए वापस आप मेरी बात को सुने कि हम 5 इक्वेशन को पुट कर रहे हैं 3 के अंदर, तो हमें 3 को उतारना होगा, 3 हमने उतार ली, b इक्वल 2 आ गया, ठीक है। अब b का b 2 का 2, क्योंकि हम 5 को पुट कर रहे हैं तो 5 के अंदर a की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन डी है, तो हम a की जगह क्या लिख देंगे 200 अपॉन डी लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये b का b और 2 2 का कितना हो जाएगा 400 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास d, ठीक है। ये हमने b को यहाँ से आइसोलेट किया और 5वीं क्वेश्चन को और तीसरी क्वेश्चन को आपस में मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये b आ गया है
400/d। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 तक मेरे नंबर लगा दिए हैं, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब मैं कौन सी दो यूज़ करूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर मिल जाए। अगर मैं अब यूज़ करता हूँ 6 को, 6 है 400/d, और d किस में मिल रहा है मुझे, इसमें नहीं अपॉन में है, ये वाली यूज़ कर दूँ क्योंकि 5 भी यूज़ कर चुका हूँ और तीसरी भी यूज़ कर चुका हूँ। मैं अब 4 को और 6 को यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखना कि इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 400/d। चलिए मैं वापस भी आपको दिखा दूंगा। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, चलें यहाँ पर इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंदी है तो इसको करना पड़ेगा। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 6 को पुट करते हैं 4 के अंदर, ठीक है। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है b इक्वल d इक्वल 4b। तो यहाँ लिखेंगे d इक्वल 4b, क्योंकि 6 को पुट करना है 4 में, तो 4 हमने लिख ली। अब 6 हमारे पास क्या थी, 6 मैंने कहा था कि आप लोग याद रखना। चलो मैं आपको दिखा दूँ, चलो भाई ऊपर आ जाओ। तो देखें 6 हमारे पास है 6 ईयर ही, ठीक है। 6 से b इक्वल 400/d, मतलब b की जगह क्या लिखना है हमने, 400/d लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, b की जगह आएगा 400/d। तो ये ऐसे ही उतारते हैं, b की जगह क्या लिखना था, 400/d, ये हमने लिखा। तो अब देखें क्या होगा हमारे पास। अब यहाँ से हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू किस तरीके से हमें मिलेगी, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। d का d आ गया इक्वल 4 का कितना हो जाएगा, 1600 आ जाएगा, और कौन में आ गया d। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग d को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा d स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1600 का 1600। अब d को अगर मालूम करना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर खत्म किया, रेडिकल आ गया, ये हो गया रेडिकल में 1600। तो d अगर इसका मालूम करें तो क्या आ जाएगा 40, एक जीरो यहाँ से। तो d हमारे पास कितना आ गया है 40। देखें एक नंबर हमें मिल गया। अब सारे नंबर हमारे लिए निकालना आसान हो जाएंगे। अब हम बाकी नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। तो देखें इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। तो अब अगर मैं d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करूंगा तो मुझे b का जवाब मिल जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 6 में मैं क्या लगा रहा हूं, d की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास क्या है, b इक्वल 400/d, b का b 400 का 400, d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 40 निकाली है, वो पुट कर दी। तो एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल, 4 1 4 और 4 10 40। तो b का जवाब आ गया हमारे पास 10, ठीक है। ये हमारे पास b का जवाब आ गया 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, b भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हम क्या मालूम करते हैं, c मालूम कर सकते हैं। c कहाँ से मिलेगा, c थोड़ा मुश्किल है, a मिल सकता है, ठीक है ना। ये देखें a है 200/d, या d पुट करेंगे तो a हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 5 आपको कहाँ तक दिखाई देगी, यहाँ तक आपको इक्वेशन नंबर 5 दिखाई देगी। तो इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। 5 इक्वेशन क्या हमारे पास, a इक्वल 200/d। तो यहाँ लिखूंगा a इक्वल 200/d, a का a 200 का 200 और d की वैल्यू कितनी है 40, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अब देखें 0 से 0 एक कट हो गया, 4 1 4 और 4 5 20। तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास 5 के। तो हमने a भी मालूम कर लिया, d भी मालूम कर लिया, b भी मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, ए बी डी सी रह गया, ठीक है। तो सी हमें कहाँ से मिल सकता है, हम इन इक्वेशंस के अंदर देखते हैं कि सी हमको कहाँ से मिल सकता है। तो सी को अगर हम इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे, देखें यहाँ पर ए डी बी सी है, तो ए डी बी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो सी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए डी इक्वल बी सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है, ठीक है। इक्वल बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, और मल्टीप्लाई में क्या है सी, ठीक है। तो 5 इंटू 40 का 40 ऐसे ही लिखेंगे इसको। इसके बाद इक्वल में हमारे पास क्या है सी, 10 मल्टीप्लाई में है तो 10 को हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 1 10 और 10 4 40। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 5 4 20 इक्वल सी का सी। तो सी बराबर हमारे पास आ गया 20। तो मैं सबकी वैल्यूज यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। ए बराबर आया हमारे पास 5, बी बराबर हमारे पास आया है 10, सी बराबर हमारे पास आया है 20, डी बराबर हमारे पास आया है, डी कहाँ गया, डी आया है 40, ठीक है। ये हमारे पास 4 नंबर जो पूछे गए थे वो चारों हमने मालूम कर लिए। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हमें सवाल में क्या कहा गया था कि आपका जो प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम वैल्यू का वो 200 होगा, और एक्सट्रीम वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये फर्स्ट और 4, मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब हमारा 200 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर हम ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब 200 आता है या नहीं आता, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखें ए डी को मल्टीप्लाई करने से जवाब आना चाहिए 200। तो ए हमारे पास क्या है 5 है, और डी हमारे पास कितना है 40 है, जवाब कितना आना चाहिए 200। तो जब आप 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 200 हो जाएगा। देखें 200 बराबर 200 आ गया।
तो ये हमारा प्रूव भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमने 14 भी सॉल्व कर लिया। तो देखें ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आपको थोड़ा देखना होगा। अगर एक दफ़ा में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एक एक स्टेप। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। 2 सवाल के अंदर ही कोशिश करूंगा कि मैं आज ही सारे क्वेश्चन आपको समझा दूँ इसी वीडियो में। दूसरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आज कुछ तबीयत मेरी बेहतर हुई है, तो मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, चाहे आप लो क्वालिटी में देखें 360 पर या 240 पर देखें, तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड 3 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सच दैट देयर सम इज 13 एंड प्रोडक्ट इज 27। ठीक है, हमारे पास कोई से भी 3 नंबर है, वो कौन से प्रोपोर्शन में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और अगर हम उनको जमा करते हैं, सम करते हैं, तो जवाब आता है 13। अगर हम उन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो जवाब आता है 27। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि सपोज दैट द नंबर्स आर ए बी एंड सी। अब 3 नंबर हैं, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर ही होते हैं और वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने यहाँ पर लिखा। तो देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि ए रेशो बी इक्वल के बाद वापस बी फिर रेशो सी। मतलब जो आपकी मीन्स वैल्यूज होंगी ना, जो जैसे दूसरा टर्म आपका बी है तो आपको तीसरा टर्म भी बी ही लिखना होगा। अगर आप अपनी बुक में 3.1 से 2-3 पेज पीछे खोलेंगे तो आपको वहाँ पर कंटिन्यू प्रोपोर्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हम इसको अब क्या कर सकते हैं कि ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज है और ये हमारी मीन्स वैल्यूज हैं, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बी को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स वैल्यूज बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सट्रीम वैल्यू ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल ए सी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन क्या है कि आपका जो सम है उन 3 नंबर्स का वो 13 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। और एक और कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट 27 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए बी सी, मतलब तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 27 होगा। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से कोई कंडीशन बनाएंगे कि किसी एक इक्वेशन में से हम कुछ आइसोलेट करें ताकि हम उसको दूसरी में पुट कर सकें। तो देखिए अगर हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या आइसोलेट हो सकता है? देखिए यहाँ पर ए सी बराबर बी स्क्वायर के हैं, तो यहाँ से भी हम ए सी को आइसोलेट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इक्वल 27। देखिए बी मल्टीप्लाई में है, बी कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4 को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के। तो करते हैं कि पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने ए सी को देखकर एक कंडीशन बनाई थी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर इक्वल ए सी। तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर इक्वल ए सी की वैल्यू कितनी है? 27 अपॉन बी है। तो यहाँ लिख देंगे 27 अपॉन बी, क्योंकि हमने ए सी की वैल्यू ये निकाली थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी स्क्वायर को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब इक्वल 27। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि क्यूब रूट ले सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, यू भी कर सकते हैं, बी क्यूब का बी क्यूब, और 27 की अगर हम फैक्टर बनाए तो 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है। 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो बेस हम इक्वल में सेम रहने देंगे। ठीक है, पावर से पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा? बी इक्वल आ जाएगा 3 के। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि मतलब पावर से पावर अगर सेम है, पावर से पावर काट सकते हैं, तो जो हमारी बेस होगी वही हम लिख सकते हैं कि बी बराबर 3 के आ गया। लेकिन दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी तरीके से आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे? क्यूब रूट ले सकते हैं, तब भी आपका जवाब बी इक्वल 3 आएगा। अब हमारे पास एक नंबर तो आ गया, अब हमारे 2 नंबर है मालूम करने वाले, एक ए और एक सी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल होगा, क्योंकि नंबर टोटल 3 थे, एक हमने जल्दी से मालूम कर लिया, बाकी रह गए 2। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बी की वैल्यू को। तो देखिए क्या हमें मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है क्या है? बी स्क्वायर इक्वल ए सी है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ये भी दिखाई दे कि हम क्या करेंगे। अब इक्वेशन बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नाउ पुट बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? बी स्क्वायर इक्वल ए सी था। तो बी स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे? बी की वैल्यू लगा देंगे, क्या है? 3 का स्क्वायर इक्वल ए सी। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 इक्वल आ जाएगा ए सी के। अब हम यहाँ से किसको आइसोलेट कर सकते हैं? यहाँ से हम अगर ए को आइसोलेट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 अपॉन सी इक्वल में आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 तक हम नाम दे चुके हैं, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू को और इक्वेशन नंबर 5 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्या कहेंगे यहाँ पर कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी बी की वैल्यू जो कि 3 है और इक्वेशन नंबर 5 जो कि हमारे पास क्या 9 अपॉन सी, इसको किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना है? 13 के इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हम अपने पास यहाँ पर उतार लेते हैं
कि हमारे पास है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13k। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमने निकाल दी 9/c, मतलब ये हमने इक्वेशन 5 बनाई है, 9/c आ गया प्लस का प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो b की जगह लिख देंगे 3 प्लस c का c इक्वल में आ जाएगा 13। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया 9/c प्लस का c इक्वल 13 माइनस का 3, प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 हो गया। इसके नीचे क्या है 1 है, c का और 1 का एलसीएम लेंगे तो c ही आएगा, c वन दा c 1 टाइम बढ़ा 1 9 दा 9 आ गया, प्लस का प्लस जब 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा c का स्क्वायर इक्वल में 13 में से 3 के ये हो जाएंगे 10। ठीक है, हम इसको यहीं पे लिखते हैं, ये आपको अब 21 लग रहा होगा, ये सी स्क्वायर है, ये 1 उसके नीचे वाली, चलो इसको मैं अब कट कर देता हूँ। ठीक है, ये सी स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या था सी स्क्वायर प्लस 9 था, 9 प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस 9 एक ही बात है, ये सी क्रॉस में यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ये हो जाएगा 10c। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस का 10c इधर आकर हो गया, प्लस का 9 इक्वल के बाद कुछ भी नहीं बचा तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग 1.6 में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का तरीका भी बताया, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं समझी फैक्टराइजेशन किस तरह होती है तो आप 1.6 को देखें, तो आप इंशाल्लाह चैंपियन बन जाएंगे कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन की जाती है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है, सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 9 इक्वल 0, इसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं, इस जगह पर क्या है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस का 10c प्लस 9 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है, इसका स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 9, तो 9 1 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, हमें भी क्या चाहिए 10 चाहिए, बट हमें माइनस का चाहिए, तो हम दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी होती है, तो ये जो दरम्यान वाली टर्म है इसको हम तोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9c और माइनस का 1c प्लस का 9 इक्वल 0। तो शुरू की दो वैल्यूज में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी बच गया, यहाँ से हमारे पास 9 आ गया, माइनस का 1 यहाँ से सी आ गया, तो माइनस प्लस माइनस और 1 9 का 9 इक्वल 0। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब हमने सही किया है, तो जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो कॉमन नहीं है वो आप दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल 0 आ जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट इक्वल 0 के हैं तो अलग अलग लिखेंगे, सी माइनस 9 इक्वल 0 और सी माइनस 1 इक्वल 0, तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9 और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। अब हमारे पास सी के दो जवाब निकले हैं, देखिए हम बी की वैल्यू को मालूम कर चुके हैं जो कि हमारे पास 3 आई थी। ठीक है, और यहाँ पर सी बराबर 9 के भी आया है और सी बराबर 1 के भी आया है। अब हमारे पास क्या रह गया, ए को मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को मालूम करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 थी, कौन सी क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है ए इक्वल 9/c, ए इक्वल 9/c, तो हम सी की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हमें ए का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दफा सी की वैल्यू हमारे पास जो 9 है वो भी पुट करनी है और एक दफा सी की वैल्यू जो कि 1 है हमने वो भी पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्या कहेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, वेन सी इक्वल 9 और एक पार्ट यहाँ बनाते हैं वेन सी इक्वल 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 है ए इक्वल 9/c। ठीक है, तो ए का ए आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9 का 9 और सी की वैल्यू कितनी है 9 ही है, तो 9 1 9 कैंसिल हो गया, ए बराबर आ गया 1 के, एक तो ए का जवाब ये आ गया और यहाँ पर हमने सी बराबर 1 लेना है, हम उतारेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को जो कि है ए इक्वल 9/c, ए का ए 9 का 9, सी की वैल्यू 1 है 1 लगा देंगे तो ए जवाब आ जाएगा, ए का जवाब आ जाएगा 9। ठीक है, अपन में 1 ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, तो ए के भी दो जवाब आ गए, सी के भी दो जवाब आ गए और बी हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जब हमारे पास ए बराबर होगा 1 तो बी बराबर है हमारे पास 3, तो सी बराबर क्या होगा 9। ठीक है, सेकंड कंडीशन में लिखते हैं, और या ये भी हो सकता है, और का मतलब होता है या ए बराबर अगर 9 होगा तो बी बराबर तो है ही 3, ये तो यही रहेगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के। ठीक है, ये दो तरीके से हमारे पास जवाब आ गए। अब इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये प्रूफ में सही भी है या नहीं। देखिए कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर तीनों नंबर्स को जमा करेंगे तो जवाब 13 आना चाहिए, अगर तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारा 27 आना चाहिए, तो इनमें ए बी सी की वैल्यूज को पुट करेंगे तो यही जवाब आएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी वो इधर उतार लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 13 मतलब तीनों नंबर्स को जमा करो जवाब 13 आना चाहिए। तो ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास क्या है 3 है, सी हमारे पास क्या है 9 है, ये लगा दिया 13 के बराबर आना चाहिए, तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 बराबर 13 आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारा क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की 3 है और सी की कितनी है 9 है, तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा जवाब 27 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 1 3, 3 9 27, तो 27 बराबर 27 आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल 9 व्हेन y इक्वल 15
फाइंड एक्स व्हेन वाई इक्वल 10। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, चेंज है कि एक्स वेरीज कर रहा है डायरेक्टली वाई पर और एक्स बराबर 9 होगा जब वाई बराबर 15 होगा। तो अब कहते हैं कि एक्स को मालूम करो एक्स क्या होगा जब वाई बराबर 10 के होगा। ठीक है, वेरीज बना मुख्तलिफ होना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स हमारा वेरीज कर रहा है डायरेक्टली किस पर, वाई पर। ठीक है, ये साइन यूज़ करेंगे हम। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यानी इसका मतलब है कि ये वेरीज एक्स वेरीज कर रहा है डायरेक्टली वाई पर। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे कि यहाँ पर के ले लेंगे, के बराबर के वाई। ठीक है, एक्स इक्वल के वाई, के यूज़ कर ले या एम यूज़ कर ले वो आपकी मर्जी है, बट बुक में के यूज़ किया गया है तो इसलिए मैं भी के ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद आप इसको खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल के बाद के लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि वेयर के इज कांस्टेंट, क्या के क्या होगा, ये हमारा जो के यूज़ किया गया है ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास कंडीशन क्या है कि x बराबर 9 होगा जब y बराबर 15 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको चलो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नाउ पुट x इक्वल 9 एंड y इक्वल 15। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि x इक्वल 9 होगा जब y बराबर 15 होगा। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे इक्वल k का k, और y की जगह क्या लगा देंगे हम 15 पुट कर देंगे। ठीक है ना, 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि 9 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 15 और इक्वल में आ जाएगा के। तो 3 3 दा 9 और 3 5 दा 15, ये कट हो गया एक ही टेबल से, तो 3/5 आ जाएगा। के बराबर क्या आ गया हमारे पास 3/5 के, कब, जब हमने x नो यूज़ किया और y हमने 15 लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम x को मालूम करेंगे और y बराबर 10 लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, अगेन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x इक्वल के वाई है। तो हमने अब क्या क्या यूज़ करना है, क्योंकि x तो हमने मालूम करना था और y हमें क्या मिला हुआ है, वेन y इक्वल 10, और x हमने मालूम करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, और k हमारे पास क्या मिला हुआ है 3/5 मिला हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5, और y की वैल्यू कितनी मिली हुई है हमें 10। ठीक है, तो 5 1 5 और 5 2 10, तो x का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल 3 2 6। ठीक है ना, तो हमें x मालूम करने का कहा गया था, तो हमारे पास x का जवाब आ गया 6। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि इफ y वेरीज इन्वर्सली एज x, y वेरीज कर रहा है इन्वर्सली x पर। ठीक है, एंड x इक्वल 7 है तो y इक्वल 3 होगा। इसमें भी हमने x मालूम करना है जब y बराबर होगा 2 राइट 1/3 के। तो वो उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे, y वेरीज कर रहा है इन्वर्सली x पर, तो y वेरीज इन्वर्सली, इन्वर्सली होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली होता तो जस्ट हम x लिखते हैं। तो y इक्वल क्या यूज़ करेंगे, k को यूज़ करेंगे। तो k को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल लगाना होगा, k लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास k क्या है, यहाँ पर वही बात है, k हमारे पास क्या है, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ पुट x इक्वल 7 वेन y इक्वल 3, जो कि सवाल में हमें ये दिया गया है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 3 है, और k का k आ जाएगा 1/x है, तो 1 का 1, x की जगह क्या लगा देंगे 7 लगा देंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 इक्वल k1 दा k/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आगे लिखते हैं, k1 दा k हो जाएगा और 3 7 दा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, k मिल गया। अब हमने क्या करना है, x को मालूम करना है जब y बराबर होगा 2 राइट 1/3 के। वापस इसी में वैल्यूज़ को पुट करना है हमने, तो अगेन पुट द वैल्यूज। ठीक है, वेन y इक्वल 2 राइट 1/3। ठीक है, अब देखें वापस वैल्यू को पुट करेंगे इसी के अंदर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वल k इंटू 1/x। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 राइट 1/3, तो लिखेंगे 2 राइट 1/3 इक्वल k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 21, तो यहाँ लगा देंगे 21, और हमारे पास क्या है 1/x है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 2 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7/3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 21/21 अपॉन में क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x द 7x इक्वल 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। जब x को मालूम करेंगे तो 63 डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई में था, तो ये हमारे पास अपॉन में आ गया, तो 7 1 7 और 7 9 63, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 के। तो जो हमारे पास x पूछा गया था इसका जवाब हमारे पास 9 आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ y इक्वल a प्लस बी वेयर a वेरीज एज x
and b varies as x square, and when x equal 1 and y equal 4, when x equal 2 and y equal 10, determine the relation between x and y। x और y की रिलेशन मालूम करना है। फाइंड y को मालूम करना है जब x बराबर 3 के होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको इस पर समझा देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है y इक्वल a प्लस बी, वो हमने लिखा, इक्वेशन 1 बना दी, और ये a वेरीज कर रहा है x पर, वो लिखा। इसको जब हम खत्म करते हैं तो आपको पता है कि हम k लेते हैं, लेकिन मैंने k1 क्यों लिया इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। इसको खत्म किया हमने, k ले लिया जो कि हमारे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। और उसके बाद हमारे पास क्या कहा गया कि b वेरीज कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, हमने लिखा b वेरीज एज एक्स स्क्वायर। इसको खत्म किया, k एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 k हैं, इसको मैंने k1 कहा और इसको मैंने k2 कह दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई। अब हमें कहता है कि x बराबर 1 के है और y बराबर 4 के है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, नहीं पहले हम क्या करते हैं, 2 और 3 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 इक्वेशन उतारी जो कि हमारे पास है y इक्वल a प्लस बी, वो हमने लिखा यहाँ पर y का y, a की वैल्यू कितनी थी k1x, मैंने लिखा k1x, फिर प्लस का प्लस उतारा, b की वैल्यू थी k2x स्क्वायर, मैंने वो लिखी। ठीक है, अब ये हमने कह दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सवाल के अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास x बराबर 1 है और y बराबर 4 के है। ये अब हम पुट करेंगे कि x बराबर 1 है और y बराबर 4 के। ये क्या लिखा हमने कि नाउ पुट x इक्वल 1 एंड y इक्वल 4 इन अबव, यानी इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे ये दोनों वैल्यूज। देखें ये हमने पूरी इक्वेशन यहाँ पर उतार ली। अब हम क्या करेंगे कि y की जगह क्या लिख देंगे 4, k1 का k1, x की जगह 1 लगा दिया, k2 का k2, x की जगह 1 लगा के स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 4 का 4, k1 1 का k1 प्लस k2 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k2 1 का k2। ये होगी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमें सवाल में बताया गया है कि आपने ये भी पुट करना है कि x बराबर 2 के और y बराबर 10 के। वापस हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 उतारी। अब हमने y इक्वल 10 लिखना है, तो y की वैल्यू क्या है 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दी। उसके बाद इक्वल k1 का k1, x की वैल्यू क्या थी 2, तो x की जगह हमने 2 लगा दिया, प्लस k2, k2 का k2 आ गया, x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू है 2, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या आ गया 10 का 10 इक्वल k1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2k1। ठीक है, प्लस का प्लस, k2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो k2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4k2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 10 इक्वल 2k1 प्लस 4k2 है। अब हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन है, तो चले 2 को डिवाइड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। हमने यहाँ पर डिवाइड करवा दिया 2 के साथ इक्वल के दोनों तरफ 10 और ये पूरी वैल्यू को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 10 का 10 उतारा, 2k1 और प्लस 4k2, हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 कॉमन आ रहा था ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। देखें अपोन में 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, 2 on the 2, 2 5 the 10, 2 on the 2, 2 on the 2 कैंसिल, 2 on the 2, 2 to the 4। तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह गई कि यहाँ पर आ गया 5 इक्वल का इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो k1 आ गया, प्लस का प्लस, 2 on the 2, 2 to the 4 कैंसिल किया तो क्या बच गया 2k2, हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5, 4 इक्वल k1 प्लस k2, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आपस में सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसकी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगी, देखिए स्टूडेंट ये आपके सामने अब आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 5। मैंने इक्वेशन नंबर 6 को माइनस किया इक्वेशन नंबर 5 में से। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 6 हमने उतारी यहाँ पर, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 5 थी वो हमने यहाँ पर उतार दी। तो जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता है कि जो नीचे वाली वेरिएबल्स होती हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। तो 4 प्लस का था, इसे हमने माइनस कर दिया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया। एक लाइन ड्रॉ की, देखें 2k2 प्लस का है और 1k2 हमारे पास माइनस का है। अब साइन चेंज हो गई तो अब ये वाली मानेंगे, तो 2 में से 1 गया, 1k2 बच गया, लेकिन प्लस का बच गया क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था। ठीक है, यहाँ पर है k1 प्लस का और एक ये k1 माइनस का, तो प्लस का और एक माइनस का इसको हमने कैंसिल कर दिया, इक्वल का इक्वल 5 माइनस 4। अब ये 4 किसका कहलाएगा, माइनस का, तो 5 में से 4 का क्या रह गया 1, तो k2 बराबर किसके आ गया 1 के, वो हमने यहाँ लिख दिया, तो k2 की वैल्यू मिल गई। तो अब k1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारी क्या थी, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 5 थी, 4 इक्वल k1 प्लस k2। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 हमने यहाँ पर उतारी, क्वेश्चन नंबर 5 उतारने के बाद हमने 4 का 4 k1 प्लस k2 लिखा। ठीक है, तो k1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दिया, k2 हमने 1 निकाला था वो हमने 1 लिख दिया। अब ये 1 प्लस का है, इक्वल से पहले लेकर आ गया माइनस का हो गया, तो 4 में से 1 गया तो हमारे पास क्या रह गया 3 आ गया। ठीक है, k1 की वैल्यू 3 मिल गई और k2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो अब हमने क्या किया कि अब हमने किया पुट द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2, k1 की और k2 की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पुट की। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारी क्या है, ये वाली है कि y इक्वल k1x प्लस k2 एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर उतारी, क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल k1x प्लस k2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने y का y लिखा, k1 की वैल्यू 3 थी वो हमने 3 लिखी, ये हमें k1 की वैल्यू मिली 3, वो हमने यहाँ पर 3 लिख दी, और x का x लिखा, प्लस का प्लस, k2 की वैल्यू हमने 1 मिली थी 1 उतार दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखें y का y आ गया, 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3x प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर वन द एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है y इक्वल 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है x एंड y का, जो हमने सवाल में हमसे सवाल में पूछा गया था कि डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये हमारा वो रिलेशन है x और y का कि y इक्वल 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिक्वायर्ड रिलेशन।
अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट x इक्वल 3 इन अबव रिलेशन। क्यों ये x इक्वल 3 पुट करना है, क्योंकि हमें सवाल में मिला हुआ है। देखें ये सवाल में हमें क्या मिला था कि आपके पास y इक्वल प्लस बी है, हमने कुछ में 1 उतारी, ठीक है, ये दोनों वेरीज कर रहे थे यानी मुख्तलिफ हैं, इनसे बदलना है इनको। तो जब x इक्वल 1 था y इक्वल 4 था, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर x इक्वल 2 और y इक्वल 10, ये भी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसके बाद हमने क्या करना था कि रिलेशन मालूम करना था x एंड y का, वो हमने रिलेशन मालूम कर लिया जो कि अभी आपको पता चल गया। तो अब हम लास्ट में क्या कर रहे हैं कि फाइंड y को मालूम करो जबकि x बराबर हो 3 के। तो अब हम ये वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। हमें y मालूम करना है। तो देखें यहां पर हमने क्या किया है, हमारे पास यहां पर है कि x इक्वल 3 है इन अबव रिलेशन के अंदर, हम ये वाले रिलेशन के अंदर इसे हम पुट कर रहे हैं। तो देखें ये रिलेशन हमने यहाँ पर उतारा, y का y, 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है 3 है, वो हमने 3 पुट कर दी, प्लस का प्लस, x की जगह 3 लिखा, स्क्वायर था हमने भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद y का y, 3 3 9 हो गया, प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 9 और 9 कितने हो गए 18। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। y की वैल्यू भी हमें पता चल गई और जो हमें रिलेशन मालूम करना था x और y का, वो रिलेशन हमारा ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ हमारी 3.1 भी कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको 3.2, 3 और 4 जो है वो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके कजन्स वगैरह होंगे दूसरे सिटीज़ के अंदर जो मैट्रिक क्लास में है, आप उनके साथ भी चैनल को शेयर करें कि ये पाई अकेडमी का चैनल है, आप इससे मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो आप सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।